हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2025 एग्जाम के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो उसके लिए हम लेके आए हैं एक्स्ट्रा मार्क्स की टीम। मेरे साथ मैं वेंकट फणिकिरण, चीफ एकेडमिक ऑफिसर, और मेरी टीम नीट के लिए स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, इसके अंदर पीवाईक्यूज भी होंगे, सीबीक्यूज भी होंगे और अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे। चलो देखते हैं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेरियस सब टॉपिक्स होते हैं। हम इलेक्ट्रिक चार्जेस से स्टार्ट करते हैं, कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज पढ़ते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ पढ़ते हैं। सो आई हैव ब्रॉट 30 क्वेश्चंस। ये 30 क्वेश्चंस में हम लोग सीक्वेंशियली, प्रोग्रेसिवली बहुत अच्छे सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर नीट के पिछले 5 साल के और कुछ प्रीवियस ईयर्स के, इवन पहले के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड भी है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 styrofoam balls are suspended from insulating threads. Several experiments are performed on the balls and the following observations are made. पहला पॉइंट, बॉल A repels C and attracts B. अब यहां पे ऐसे लिखते हैं A, B, C, D, E. यहां 5 styrofoam balls दिए हैं। सो बॉल A is repelling C, तो इसका मतलब A and C लाइक चार्जेस है, इनको X मानते हैं, बट अट्रैक्ट्स B, सो B को Y मानते हैं। सो D एंड E के बारे में कुछ नहीं बताया। सेकेंड पॉइंट में बताया बॉल D अट्रैक्ट्स B एंड हैज नो इफेक्ट ऑन E. E के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब E तो बिल्कुल चार्जलेस है। हमको एक बात पता है, एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट होता है। B के ऊपर चार्ज है, पहले ही पता है हमको, और A एंड C भी चार्ज है। D अगर Y से अट्रैक्ट हो रहा है लेकिन E से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब D भी चार्जलेस है। एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट हो रहा है। थर्ड पॉइंट में यह बताया था कि ए नेगेटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट्स बोथ A एंड E. नेगेटिवली चार्ज रॉड A से और E से अट्रैक्ट हो रहा है। E तो 0 है, हमको पता है। A पक्का पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर A पॉजिटिव है तो C भी पॉजिटिव है, और ये दोनों पॉजिटिव है तो B नेगेटिव हुआ। सो A पॉजिटिव, B नेगेटिव, C पॉजिटिव, D एंड E आर 0 चार्जेस। सो आप अगर इसके अंदर आंसर देखोगे तो C इज द राइट ऑप्शन। सो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। 2 balls carrying charges 7 microcoulombs and -5 microcoulombs attract each other with a force F. If charge on -2 microcoulombs is added to both, the force between them will be. देखो यहां पे क्या है, -2 microcoulombs दोनों में ऐड किए हैं। इसका मतलब देखो पहले 7 एंड -5, ठीक है। अगर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर अगर मैं लूं तो पहले का फोर्स ये था, राइट। अब बाद में क्या किया, आप -2 माइक्रोकूलम्स दोनों को ऐड किए हैं। इससे क्या हो गया, आपका पहला चार्ज जो है वो 5 हो गया और दूसरा चार्ज जो है वो आपका -7 हो गया, ठीक है। एंड डिस्टेंस इज सेम। सो अब आप देखोगे यहां पे प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस हैव रिमेन्ड सेम, देयरफॉर यहां पे फोर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर यह नहीं होता है कि कोई भी चार्ज आप ऐड करो दोनों को कॉमनली और फिर रिजल्टेंट फोर्स सेम रहेगा। यह नहीं होता है। यहां पे सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस सेम आ रहा है पहले और बाद में। इस वजह से द फोर्स बिटवीन द कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन बोथ ऑफ देम इज रिमेनिंग सेम, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस लुक एट 6th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन देखो, नीट 2025 का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन में लेंथी लगता है, समझना थोड़ा सा अगर टाइम लगे तो भी क्वेश्चन बहुत आसान है। 2 identical charged conducting spheres A and B have their centers separated by certain distance. अब इसके अंदर आपको एक सिंपल सी बात समझना है कि अगर 2 चार्जेस किसी भी बॉडी के ऊपर एक चार्ज है और उसके पास एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर लेके आते हैं, तो क्या होता है, आइडेंटिकल होने के वजह से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी ये Q क्या होगा, ये दोनों के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, ये Q/2 हो जाएगा। अब लेकिन क्वेश्चन में ये बताया था कि अब उसके बाद ये Q/T को ले जाके इसके साथ कांटेक्ट में लेके आया, तो क्या होगा, अब वापस ये भी दोनों आइडेंटिकल है, इसके वजह से दोनों चार्जेस वापस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे।
सो ये टोटल चार्ज अब हो गया 3q/2। अब 3q/2 का हाफ कितना होगा? 3q/4। ठीक है, सो 3q/4। अब फाइनली इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना हो गया? 3q/4। इन दोनों के बीच में हमको फोर्स पूछा है। पहले जो फोर्स था जब दोनों का चार्जेस q थे तब kq²/r², ये फोर्स था। अब जो फोर्स पूछा है F' इन दोनों के बीच में, सो kq/2 इंटू 3q/4/r²। तो ये क्या हो जाएगा? kq²/r² इंटू 3/8। लेकिन kq²/r² जो है ये F है, सो 3/8F इज द न्यू फोर्स। सो 3/8F यहां पे आंसर ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्जेस 9e and e are kept 16 centimeters apart from each other. Where should the third charge q be placed between them so that the third charge will be at equilibrium state? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 9e चार्ज और e चार्ज इन दोनों को 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको पता करना है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए आपको सिंपली ये लिखना है फॉर्मूला। यहां पे कहीं पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मानते हैं C। ठीक है, यहां पे अगर चार्ज Q रखा है हमने, ये 9e है, ये E है, यहां पे नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। सो Q1 इज 9e, Q2 इज Q अपॉन इस डिस्टेंस को अगर मैं x मानता हूं तो इस डिस्टेंस को 16 - x लेना पड़ेगा। सो x² इज इक्वल टू k इंटू e इंटू q अपॉन 16 - x होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे k e q कैंसिल हो गया, यहां पे 1 रह जाएगा। तो 9/x² इज इक्वल टू 1/16 - x होल स्क्वायर। दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा? 3/x इज इक्वल टू 1/16 - x²। इसको सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यूज 12 and 24 आएंगे, विच इज 12 सेंटीमीटर अगर आप लोगे तो ये पॉइंट बीच में रह रहा है, 24 सेंटीमीटर जो है ना वो इसके बाहर रहेगा। तो दोनों ही ऑप्शंस में है, लेकिन आपको वैसे क्वेश्चन में दे दिया यहां पे कि पॉइंट लाइज इन बिटवीन करके, लेकिन हमेशा याद रखो अगर दोनों लाइक चार्जेस है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा बीच में ही रहेगा। अगर इनमें से अगर कोई भी नेगेटिव हो गया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बाहर चले जाएगा, तब हम 24 वैल्यू को कंसिडर करेंगे। सो हियर द ऑप्शन इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 9e चार्ज। ठीक है, सो कुलम्स लॉ में आपका जो क्वेश्चंस है तो सारे फंडामेंटल्स के ऊपर ही आते हैं नीट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 का क्वेश्चन है। इसमें द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम्स अपार्ट इज, ये पूछा है। तो फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आपको निकालना है। तो F इज इक्वल टू k इंटू E² अपॉन R²। यहां R का वैल्यू दिया है, R इज गिवन एज 1.6 एंगस्ट्रॉम्स विच इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर्स है ये। अब वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करना है आपको। K इज 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 का स्क्वायर, और R का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9। ठीक है, अब इसके बाद ये वैल्यू आ गया आपको F इज इक्वल 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। मैं यहां पे लिखता हूं, हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो A इज इक्वल टू F अपॉन M। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31
इसका आंसर आएगा 10 पावर 22 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 पे है। सो ये बहुत आसान सवाल है, इसमें बस एक चीज और ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसीलिए हम F इज इक्वल टू ma लिखा है, जिससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकला। अगर सवाल में पूछा वेलोसिटी पूछा, तो वेलोसिटी पूछे तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, सो आप F इज इक्वल टू ma जहां लिख रहे हो, F इज इक्वल टू ma के जगह आप F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर भी यूज कर सकते हो। यहां पे आप, यहां से आप फोर्स का कैलकुलेट कर दोगे, R दिया हुआ है, M दिया हुआ है, V का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 9th क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B having charges plus q and minus q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F। अब इन दोनों के चार्जेस सेम है बट ऑपोजिट है, इन दोनों के बीच में फोर्स F दिया है। If 25% चार्ज ऑफ A is transferred to B, तो 25% चार्ज क्या किया है इन दोनों में, अगर प्लस Q माइनस Q चार्जेस है, ठीक है, इसको A एंड B बताया, इसका 25% चार्ज अगर निकाल दिया तो ये प्लस Q क्या हो जाएगा, ये प्लस Q हो जाएगा 3/4Q, 1/4Q निकाल दिया, 25% निकाल दिया हमने। अब उसको यहां ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, ये -3/4Q हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में फोर्स पूछा है, अगर इन दोनों के बीच में जो ओरिजिनल फोर्स है वो F है, तो F को हम लिख लेते हैं यहां पे F इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस सेम ही रखा है तो F डैश इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला अगर आप लिख दोगे तो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू 3/4 स्क्वायर आएगा। मैं यहां पे मॉड्यूलस ले रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो साइन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, वैसे भी स्क्वायर है यहां पे। ठीक है, तो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का वैल्यू क्या है, F है। ठीक है, एंड दिस इज 9/16F। सो आपका आंसर हो गया 9/16F। सो ये बहुत सिंपल सवाल है, ये भी अगेन PYQ है। सो आप यहां पे आंसर देखोगे तो 9/16F, ऑप्शन डी सही है। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q गिवन इन द फिगर। अब ये कैपिटल Q बिल्कुल ये पॉलीगॉन के ज्योमेट्रिक सेंटर पे रखा हुआ है, यहां दिया है पेंटागन। अब आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन दिए हैं, वो हेक्सागन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसके वर्टिसेस पे अगर इक्वल चार्ज रखा है, यहां पे तो कुछ दिया नहीं है, मैं लिख रहा हूं अगर इक्वल चार्जेस लिखा है तो यहां पे नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर कुछ नहीं है तो मैं यहां ये मान सकता हूं, यहां प्लस Q और माइनस Q दोनों है मान लूंगा मैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके ये प्लस Q को अगर रेगुलर पॉलीगन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके यहां पे नेट फोर्स 0 मानेंगे, तो जो फोर्स बचेगा वो किसके वजह से बचेगा, वो माइनस Q के वजह से बचेगा। सो द फोर्स बिटवीन माइनस Q एंड प्लस कैपिटल Q विल बी हाउ मच, इट विल बी KQ अपॉन A स्क्वायर, यही फोर्स है। अब मैग्नीट्यूड पूछा है तो पॉजिटिव सेंस में बताना है आपको। सो आपका आंसर जो होगी वो कौन सी होगी, KQ अपॉन A स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। 2 point charges exert a force F on each other when they are placed R apart in air. When they are placed R distance, यहाँ कैपिटल R दिए हैं, apart in a medium of dielectric constant K, they exert the same force. Then the distance R equals to, कुछ ऑप्शंस दिए हैं। So अब देखो यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूला समझना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होती है। हम लेकिन हमेशा एप्सिलॉन R इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट R जो है
दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कभी कभी के से भी लिखते हैं इसको। ये वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हम हमेशा सारा सब हमारा क्वेश्चन जो होते हैं वो वैक्यूम के लिए ही होते हैं, तो फिर हम इसको लिखते नहीं है। बट यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिए हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो आपका पहला वाला फोर्स है, ठीक है, इफ दिस इज कंसिडर्ड एज F1, पहला वाला जो है 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। F2 क्या हुआ? F2 इज 1/4πε0 k क्यू स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर, ठीक है। वो F1 है, ये F2 है। अब इसमें सवाल में ये दिया था कि दोनों फोर्सेस सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपका यहां पे 1/4πε0 क्यू स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 1/4πε0 क्यू स्क्वेयर कैंसिल हो गया। The only options you are left with are r square upon r square is equal to 1/k, ठीक है। तो r का रिलेशन पूछा, r is equal to small r upon under root k, so this is the answer, ठीक है। अब आपका ये ऑप्शन किसमें है? दिस इज ऑप्शन ए, r upon root k, that is the answer, ठीक है। So now let us solve the next question, which is 13th question. So next question NEET 2017 का सवाल है। Suppose the charge of a proton and an electron differ slightly. One of them is E and the other is E plus delta E. देखो यहाँ पे the charges are varied, मतलब जो हमको पता है जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है वो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का जो चार्जेस है वो बस पोलैरिटी में डिफर करते हैं, दोनों बराबर चार्जेस होते हैं। लेकिन यहां पे एक को E दूसरे को E प्लस डेल्टा E दिए हैं। सो आगे क्या लिखा है? इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट इज 0। अब हाइड्रोजन एटम के ऊपर नेट चार्ज जो होती है वो 0 होती है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट चार्ज टोटल हाइड्रोजन के चार्ज जो होती है वो 0 हो जाती है। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे हाइड्रोजन का जो चार्ज है, ठीक है, QH' मैं मानता हूं इसको डेल्टा E है। ओरिजिनली हाइड्रोजन का चार्ज जो होती है वो 0 ही होती है, लेकिन इस सवाल में ये डेल्टा E है। अब आपको ये बताया है कि अगर दो हाइड्रोजन एटम्स लिया हमने, इन दोनों के आपस में ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो रिपल्सिव होगी, जिसको मैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगी। अगर ये नेट फोर्स 0 है इन दोनों के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहां पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू F ग्रेविटेशनल लेता हूं मैं। F इलेक्ट्रोस्टैटिक K इंटू डेल्टा E स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर इज इक्वल टू G मास ऑफ हाइड्रोजन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर। देखो यहां पे R स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। अब ये बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 डेल्टा E स्क्वेयर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन क्वेश्चन में दिया है 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27 स्क्वेयर। देखो यहां पे एक्चुअली कैलकुलेशन बहुत लेंथी आपको देखने में लगेगा, लेकिन आपको एक बात समझना है कि यहां पे जितनी भी ऑप्शन दिए हैं वो सारा सिर्फ 10 के पावर्स का दिए हैं, तो आप 10 का पावर यानी ऑर्डर निकालना पड़ेगा सिर्फ। मैं देखो आपको यहां पे सिंपल कैलकुलेशन दिखाता हूं। डेल्टा E स्क्वेयर इज इक्वल टू 6.67 into 10 to the power of minus 11 divided by 9 into 10 to the power of 9 ठीक है, इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27 का स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे आपका 10 पावर -11, ये 10 पावर 9 ऊपर चले जाएगा तो 10 पावर -20 हो जाएगा ये। ठीक है, मैं ये 6.67 1.6 इनको छोड़ के इसको क्या कर सकता हूं मैं, 10 पावर -20 जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 10 पावर -10 का स्क्वायर एंड 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, इनफैक्ट 1.67 भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप 10 पावर -27 का स्क्वायर अगर लोगे, ठीक है, अब डेल्टा ई का भी स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये 10 पावर -10 एंड ये 10 पावर -27 आ जाएंगे यहां पे। ठीक है, सो द आंसर विल बी 10 पावर -37। ठीक है, तो ऑर्डर ही तो निकालना है आपको, तो ऑर्डर के हिसाब से 10 पावर -37 कूलम्ब्स इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन 13। ये देखो, ये आपको क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में भी टफ है एंड कैलकुलेशन लेंथी लग सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन आप देख लोगे तो आप बाकी कैलकुलेशन को नेग्लेक्ट करके सिर्फ ऑर्डर के ऊपर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 का है। इसमें देखो 2 पॉइंट चार्जेस -q and +q are placed at a distance of L as shown in the figure. The magnitude of electric field intensity at a distance r very much greater than L varies as. अब देखो r एंड L को कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पे आपको ये बात समझना है कि ये एक डाइपोल है तो इसका एक्सियल लाइन के ऊपर एक r डिस्टेंस के ऊपर इसका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है। ठीक है, सो आपको सिंपली बेसिक फॉर्मूला से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल, आपको फॉर्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r क्यूब। ठीक है, इसी बेसिस पे आपको इसको डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्वेश्चंस आप बाकी ट्राई कर सकते हो। लेट अस मूव टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर, देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द स्फीयर्स सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू। ये देखो, ये वापस नीट 2021 का क्वेश्चन है। आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इससे आप ये लिख सकते हो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व हो जाएगी। सो आपका ऑप्शन r2 अपॉन r1 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ क्यूब एज शोन इन द फिगर हैज साइड्स ऑफ लेंथ, क्यूब है तो सबका साइड दिए हैं लेंथ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है और उसका डायरेक्शन क्या बताया, देखो डायरेक्शन ऐसे बताया था कि इट इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स एंड वाई प्लेन ये दिया है, इसका पैरेलल है फील्ड, लेकिन फिर भी 2 डायमेंशनल डायरेक्शन ही हुआ ना। उसको और बताने के लिए क्या किया, एट एन एंगल 37 डिग्रीज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी यहां से 37 डिग्रीज में इस डायरेक्शन में फील्ड है ऐसे। ठीक है, सो ये 37 डिग्रीज मैं मान रहा हूं। अब ये पूछा है कि देखो यहां पे L का वैल्यू दिया है, E का वैल्यू दिया है, ये सारे सब चीजें दिए हैं, लेकिन आपका अगर ऑप्शन देखोगे द सरफेस दैट हैव जीरो फ्लक्स आर, आपको फ्लक्स कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यूज दिए है वो किसी मतलब का ही नहीं है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑप्शंस में वैल्यूज नहीं दिए हैं। अब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी आता है व्हेन द फील्ड लाइंस आर कटिंग थ्रू अ सरफेस। यहाँ पे कौन सी सरफेसेस पैरेलल है, अब मैं फील्ड लाइंस आपको पहले भी ड्रॉ करके बताया था। ठीक है, दीज आर द फील्ड लाइंस, इस तरह का फील्ड लाइंस अगर है तो ये फील्ड लाइंस जो चारों साइड्स में है सरफेसेस, उनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कट करेगा। ठीक है, सो उनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कट करेगा। देखो ये सारा पैरेलल लाइंस है, लेकिन एक जो टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस है, टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस है, तो इनके अंदर से कोई फ्लक्स लाइंस कट नहीं कर रहा है। तो टॉप सरफेस आपका हो गया S2 एंड बॉटम सरफेस हो गया आपका S4। सो S2 एंड S4 विच इज ऑप्शन सी के थ्रू फ्लक्स जीरो है। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन। सो अब गॉस लॉ का क्वेश्चन देखते हैं। A line of charge having linear charge density lambda penetrates a cube diagonally and then it penetrates a sphere diametrically as shown. What will be the ratio of flux coming out of the
क्यूब एंड स्पीयर। सो फ्लक्स का रेशियो पूछ रहा है यहां पे, फ्लक्स क्यूब का और फ्लक्स स्फीयर का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, आपको पता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। तो आपको बेसिकली चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्यूब एंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्फीयर निकालना है। देखो क्यूब में ये इस वर्टेक्स से लेकर के ऑपोजिट वर्टेक्स तक जा रही है, इसका मतलब ये बॉडी डायगोनल हुआ। इस बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होती है वो √3a होती है, अगर यदि a साइड ऑफ द क्यूब हुआ तो। ठीक है, तो इसके अंदर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है तो क्यूब जो क्यूब की वजह से जो चार्ज है वो आ रही है आपका लैम्डा इंटू √3a। ठीक है, ये चार्ज हो गया यहां पे, देखा देखो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। मैं अगर ये क्यू का चार्ज लिखूं तो दिस इज √3a लैम्डा। ठीक है, सिमिलरली अब स्फीयर के अंदर, स्फीयर का रेडियस a दिया है तो टोटल लेंथ ये जो है ये 2a हुआ और इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो क्यू एनक्लोज्ड इसके अंदर जो आएगा क्यू ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू इसका जो टोटल लेंथ है वो 2a है। ठीक है, सो यहां पे आ रहा है ये 2a इंटू लैम्डा। ठीक है, तो ये लैम्डा एंड लैम्डा कैंसिल हो रहा है, ए भी कैंसिल हो गया, तो आंसर जो आ रही है √3/2। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी जितनी भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है, ठीक है, मैंने कुछ कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको यूज करके आप इसको ओपन टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू कैन गिव, और इसके साथ आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस फॉर्मेट में मिलेंगे, और एक्स्ट्रा मार्क्स के जो एआई एप्लीकेशन के थ्रू आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जो प्रैक्टिस सेक्शन में मिलेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको ओपन टेस्ट जो दे रहे हैं हम, जो बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसके वजह से आपका जो सीक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव तरीके से, जो सिस्टमेटिक तरीके से जो प्रैक्टिस करनी होती है वो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो और फिर आपके फायदा हो। हम हर टॉपिक के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स का सारे फैकल्टी टीम मिलके हर सब्जेक्ट में इस तरह का नीट के लिए हम क्वेश्चन सेट्स लाते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।